हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट निरंजन पोडार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। जिस बात का खदशा शुरू से ही जाहिर किया जा रहा था, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो, अपोजिशन पार्टियां हो, ये जो इंडिया इत्तेहाद बना था, इसको लेकर एक यही खदशा था कि इसमें टूट ना पड़ जाए। क्या उसकी शुरुआत यहां से होती हुई दिखाई दे रही है, जो ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है? देखिए साहिबा, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जिस तरीके से कोई भी संबंध होते हैं या कोई भी गठबंधन होता है या कोई भी रिश्ता होता है, चाहे वो व्यक्ति के बीच में हो, चाहे संस्थाओं के बीच में हो, चाहे पार्टियों के बीच में हो, उनके अंदर एक आपसी समन्वय, आपसी विश्वास और आपसी एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना, यानी कि सेक्रीफाइस होना बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना था, तो सारी राजनीतिक पार्टियां इस एजेंडे पर इकट्ठी तो हो गई कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हमें नरेंद्र मोदी को हराना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने जो अपने जो निजी जो राजनीतिक स्वार्थ है, उनके अंदर उन्होंने 1% को भी तिलांजलि देने का अपना मन नहीं बनाया। और दूसरी तरफ एक दूसरे के प्रति अविश्वास में क्यों कह रहा हूं अविश्वास में, इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव के जो परिणाम आए, जिनके अंदर अल्पसंख्यक वोटों ने इकट्ठा होकर के जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर भरोसा जताया है, और आज एक समझ लीजिए एक ऐसा डिस्कोर्स बनने लग गया है कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा होता था, यानी कि बीजेपी विरोधी वोटों का जो बंटवारा होता था, वो कहीं ना कहीं एक ही पार्टी, यानी कि सब वो ये मान के चल रहे हैं कि भाई अब इसको बंटवारा होने के बजाय सीधा कांग्रेस के साथ जुड़ो, ताकि बीजेपी को टक्कर दी जा सके और बीजेपी को हराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, तो उनके अंदर आंतरिक रूप से उनके अंदर खलबली है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने, आपने देखा होगा, मुख्तलिफ जो अपनी आवाजें शुरू की थी, और दूसरी तरफ एक तरफ जो बंगाल के जो कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, वो जिस तरीके से उनके ऊपर रह करके अटैक कर रहे थे ममता बनर्जी के ऊपर, तो ये शुरू से ही ऐसे लग रहा था कि भाई यहां जिस तरीके से गठबंधन की एक जो भूमिका होनी चाहिए, वो भूमिका कहीं ना कहीं वैसी बनने की स्थिति में है नहीं। और अब जिस तरीके से ममता बनर्जी पहले कह रही थी कि हम कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा नहीं दे सकते, और आज जिस तरीके से ममता बनर्जी का जो स्पष्ट रुख ये है कि भाई उनको अब किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं जयराम रमेश जी का, जैसे अभी आपने बताया कि उनका जो अभी ताजा बयान आया कि भाई ये इस तरीके के पड़ाव आते रहते हैं, इनको हम ठीक कर लेंगे, तो ये भी कांग्रेस के लिए मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा संकट का कारण है। क्योंकि जिस तरीके से अगर कांग्रेस वहां पे जाकर के शीर्षासन करती है या साष्टांग होती है, तो आप ये मान के चलिए उसके बाद में हर एक जो राजनीतिक जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करेगी कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस इसके अंदर अपने आप को ठगी हुई महसूस करेगी। लेकिन निरंजन जी, जिस तरह से मगरबी बंगाल में टीएमसी बहुत बड़ी पार्टी है, और 2014 हो या 19 हो, हमने जिस तरह से ममता बनर्जी को चुनाव लड़ते हुए देखा है, वो काफी तवज्जो का मरकज रहा है और बहुत खास रहा है। लेकिन यहाँ पर जब से गठबंधन बना था, तो एक यूनिटी की बात कही जा रही थी, तो क्या यहाँ पर ममता बनर्जी को उस यूनिटी में फायदा नजर नहीं आ रहा था, और आखिर किन वजहों से कांग्रेस और टीएमसी में बनती हुई नजर नहीं आ रही? देखिए साहिबा जी, आप इस चीज को समझिए। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि इस टाइम चाहे तमाम राज्यों के अंदर आप देख लें, चाहे पूरे देश के अंदर आप देख लेंगे, इस समय वोटों की 2 धुरी है, एक एंटी बीजेपी और एक प्रो बीजेपी। तो जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, यानी कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, वो कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी वोटों के ऊपर उनकी राजनीतिक संचालित होती है। लेकिन अगर वहां पे कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर लेती है, तो कहीं ना कहीं उसी एंटी बीजेपी वोट के अंदर वो, आप ये मान के चलिए, एक स्ट्राइक लेकर के जाएगी, एक अपना बंटवारा करके जाएगी। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहती। केवल आप इसमें ममता बनर्जी की बात मत करिए, इधर देखिए अखिलेश यादव जी का कल ताजा बयान देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर समान रूप से वो आक्रमण कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से जो बयानबाजी उनकी आ रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहती कि हमारा जो, हमने अपना एक जो साम्राज्य स्थापित कर लिया हमारे राज्य के अंदर आकर के, वहां कांग्रेस दोबारा रिवाइव ना कर जाए। तो इसके लिए वो कहीं ना कहीं इस चीज से आशंकित है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो
वो कांग्रेस को दूर धकेलना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस बार कांग्रेस अगर मान लीजिए गठबंधन के नाम पे पश्चिम बंगाल में अपने पैर दोबारा से जमाने में कामयाब रही, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के ममता बनर्जी की राजनीति के लिए, जब राज्य के चुनाव होंगे तो ममता बनर्जी की राजनीति के लिए भी वो घातक साबित होंगी। तो इसके लिए ये जो राजनीतिक पैंतरेबाजी है, इन सारी चीजों के गुणा भाग देख करके सबको ये चीज दिखाई दे रही कि हमारा किस चीज में नुकसान, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के दोबारा से अपने स्टेट के अंदर पैर जमने नहीं देना चाहती कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां। आपने देखा होगा अभी 4 दिन पहले भगवंत मान जी ने स्टेटमेंट दिया कि आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 सीटें जीतने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को स्थान नहीं देना चाहती, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव उनको अपनी शर्तों के ऊपर लाना चाहते हैं, और इधर ममता बनर्जी तो खुलेआम इस समय इंडिया गठबंधन से मुख्तलिफ बात कर रही है। तो साहिबा जी निश्चित रूप से मेरे हिसाब से अभी कांग्रेस के लिए बहुत परीक्षाओं की घड़ी और बहुत चुनौतियां कांग्रेस के सामने 2024 के चुनाव में कांग्रेस को फेस करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, और ये गठबंधन बरकरार रहे, इंडिया इत्तेहाद बरकरार रहे, ये कोई बहुत आसान चीज नहीं है। कई सारी ऐसे अपनी अपनी परेशानियां हैं। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार नाराज नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी नाराज हो गई, लेकिन मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी अपने आप में काफी मकबूलियत रखती हैं और इतनी ताकत रखती हैं कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाए, और उन्होंने दी भी है। तो क्या वहां पर, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से मनाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि बयान भी आने शुरू हो गए हैं, ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि वो अहम हिस्सा हैं, उनके बिना नहीं हो पाएगा। और चूंकि मकसद सेम है, बीजेपी को हराना है, 2024 में इत्तेहाद को लेकर आना है, तो क्या यहां पर मनाने की कोशिश की जाएगी? देखिए साहिबा जी, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ममता बनर्जी की राजनीति को अगर आप शुरू से अध्ययन करेंगे, जब से उन्होंने अपना राजनीतिक समझ लीजिए उनका परिदृश्य नजर आता है। जब वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी, उस टाइम वहां पे जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे प्रणब मुखर्जी और अधीर रंजन चौधरी जी, वो अपनी शर्तों के ऊपर शुरू से राजनीति करने की आदी रही है। और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई टीएमसी के नाम से, और आज भी ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपनी शर्तों के ऊपर राजनीति करती हैं, चाहे उसके अंदर चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियों की बात करें, तमाम राजनीतिक परिदृश्य के अंदर आपको यही चीज लगेगी। और अगर कांग्रेस मान लीजिए वहां पे बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं लास्ट पायदान पे बैठ करके अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती है ममता, यानी कि किसी भी कीमत के ऊपर अगर वो ममता बनर्जी को साथ जोड़ने का प्रयास करती है, तो मेरे हिसाब से पूरे देश के अंदर जो बाकी की पार्टियां हैं वहां पे भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस और बहुत ज्यादा उसके साथ बार्गेनिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अभी बिहार की हम बात करें तो बिहार के अंदर भी आप देखेंगे साहिबा जी, जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा की, और उसके बाद में जिस तरीके से बिहार की राजनीति के अंदर आज एक सरगर्मी देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने जो बनाया था उसके लिए अभी बहुत बहुत बड़ी चुनौतियां। और इसके अंदर साहिबा जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, चुनौती बड़ी है और बहुत कठिन भी है। और लेकिन ये भी बात साफ है कि ममता बनर्जी को अपनी बात मनवाने के तरीके आते हैं। अगर ममता बनर्जी कुछ ठान ले तो वो इंडिया इत्तेहाद से भी अपनी बातें मनवा सकती है। अब देखना बेहद अहम होगा कि ममता बनर्जी ने जो आंख कांग्रेस को दिखाई है उससे कांग्रेस कितनी ढीली पड़ती है।